चर्चा कर रहे थे, क्या अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में नई ताकत बन सकते हैं? क्या केजरीवाल अगर लोकसभा चुनाव में उतरने का फैसला करते हैं, चाहे कुछ सीटों पर ही सही, कुछ राज्यों में सही, क्या वो चुनौती दे सकते हैं बीजेपी, कांग्रेस या दूसरी परंपरागत पार्टियों को? क्या वोटर, देश की जनता किसी नए ऐसे विकल्प की तलाश में है जिसका उस तरह का पारंपरिक राजनीतिक इतिहास न हो, जिसकी साफ सुथरी छवि हो, जिसके दामन में दाग न हो, धन बल बाहुबल से जिसका रिश्ता न हो? क्या ऐसे किसी विकल्प की तलाश जनता कर रही है? इसी सवाल पर हम चर्चा कर रहे थे ब्रेक के पहले। हमारे साथ हैं अखिलेश प्रताप सिंह और संतोष भारतीय, स्टूडियो में विजेंद्र गुप्ता, आपके नेता विनोद कुमार बिन्नी जिन्होंने अशोक कुमार वालिया को हराया, विजेंद्र कुमार गुप्ता हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं दिल्ली में, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इन्हें भी शिकस्त दी। अखिलेश जी, मुझे लगता है एक पॉलिटिकल पार्टी का एरोगेंस पहले था, 1 साल पहले, 2 साल पहले, जब केजरीवाल को आप खारिज कर रहे थे कि केजरीवाल की कोई हैसियत नहीं है, नो कमेंट के मुद्रा में थे, कि केजरीवाल पर कमेंट करना भी अपमान मानते थे कि किस केजरीवाल का नाम ले लिया। उस केजरीवाल ने ऐसा हाल किया कि कांग्रेस का नाम लेवा नहीं रह गया, 8 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई। अब सवाल उठता है लोकसभा चुनाव की बात। मैं फिर वही कह रहा हूं, क्या जरूरत नहीं है कि आत्ममंथन करें? जब राहुल गांधी कह रहे हैं, जब मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत है, आज ही मणिशंकर अय्यर ने कहा, इसका मतलब देश में जनता, कांग्रेस, बीजेपी या ऐसी पार्टियां जिसका अतीत, जिसके नेता, जिसके विधायक, सांसद, उन पर तमाम तरह के इल्जाम हैं, करप्शन के, नॉन परफॉर्मेंस के, नॉन गवर्नेंस के, इसलिए ऐसे विकल्प की तलाश में हैं जैसे केजरीवाल या उनके लोग हैं, और इसका फायदा हो सकता है उन्हें लोकसभा चुनाव में मिले। आप अगर अंडरस्टिमेट आज भी करते हैं तो। अंजुम जी, सफलता जब मिलती है तो उसकी जो कमियां बुराइयां होती हैं वो गौण हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। आज आप जो अभी जिक्र कर रहे थे, संतोष भारती जी और आप भी, कितना मीडिया ने सपोर्ट किया केजरीवाल जी को, लेकिन अगर स्टिंग दिखाया तो आप लोगों पे जबरदस्त आरोप लगे, आप लोगों पे घरानों के द्वारा कई हजार करोड़ खर्च करके प्रचार करने तक की तोहमत भी लगाई गई। ये होता है फर्क कि जब अपने पे आने लगे तो किस तरह से पलटवार। दूसरी बात, पता नहीं क्या सच्चाई, हमें नहीं पता, हमने न्यूज़पेपरों में पढ़ा कि किसी विधायक पे आरोप लगे, अब उसकी जांच की बात कर रहे हैं। इसी तरह से तमाम और सांसदों, विधायकों पे भी एफआईआर लाज हुआ रहा होगा, तब ये उसको उस श्रेणी में गिनते थे। आज अब आ गए हैं सत्ता में, अगर आरोप लग रहे हैं तो अब उसकी जांच की बात हो रही है, लेकिन तब ये नहीं कहते थे कि ये क्या जांच है, क्या रिपोर्ट है। फिर आप देखिए, एफआईआर लिख गया तो वो गुनाहगार है। आप एक विधायक पर, एक विधायक पर आरोप लगा रहा है, उस आरोप की पुष्टि नहीं है, वो पॉलिटिकल कंस्पिरेसी भी हो सकती है। हम आरोप की पुष्टि की बात नहीं कर रहे हैं। ये बात अंजुम जी पूरी बात हो जाने दिया करें। बोलिए अखिलेश जी, बोलेंगे तो कैसे बात? बहुत अच्छा, बीजेपी कांग्रेस एक सुर में। अखिलेश जी बोलिए। जी, जो आपको सपोर्ट कर रहे विजेंद्र गुप्ता जी, बहुत अच्छा लगा देखकर। आप बात कर रहे हैं अंजुम जी, हमें भी बड़ा अच्छा लगा कि जब आपने ये बात कही, ये फैक्ट है जो आपने कही, लेकिन जब ये लोग आरोप लगाते थे तो ये फैक्ट आप भी नहीं बोलते थे। आज सुबह से हमने चैनल पर दिखाया है, विधानसभा या लोकसभा के वो खबर भी आज सुबह से हमारे चैनल पर है लगातार। सुनिए, हम सिर्फ देखिए, वही बात है कि राजनीतिक आंदोलनों के, किसके आंदोलनों के, सबको एक जमात में गिन के और उनका उपहास करना अलग बात होती थी। अब आए हैं, दूसरी बात, अभी आए हैं, अच्छे लोग राजनीति में आना चाहिए, अच्छे बने रहें, हमारी शुभकामना है। ताकत ऐसी चीज है ना, इसका निवाला अभी अंदर गया है इन लोगों के अंदर। जैसे निवाला जाएगा तो ये भी बीजेपी, कांग्रेस और बाकी समाजवादी पार्टी, बीएसपी की तरफ हो जाएंगे। अपने आप को बनाए रखें, अपने आप को बनाए रखें। आपके साथ यही समस्या है कि आप दूसरे भाई जी को बता दूं कि शायद ये सब ये आम आदमी पार्टी को मानना है। आम आदमी पार्टी में सारे लोग क्रांतिकारी हैं। बहुत से लोगों ने दिखाया, विश्वनाथ प्रताप जो अभी आपने आमंत्रण दिया है सारी पार्टियों के लोगों को, तो वो क्या, कौन सा फिल्टर आपके पास, जरा उसको तो समझाएं। विजेंद्र जी, आपके पास आएंगे हम। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, समाज शास्त्री हैं और वरिष्ठ समाज के तमाम मुद्दों पर पुरुषोत्तम जी 25-30 साल से लिखते रहे। पुरुषोत्तम जी, जैसे कि अभी कहा
अखिलेश जी ने, जब हम बात कर रहे हैं कि क्या देश में किसी ऐसे विकल्प की जरूरत है जो अरविंद केजरीवाल जिस ढंग की राजनीति के साथ आए, क्या जनता ऐसी साफ सुथरी पार्टी जिसमें आम आदमी हो, जिसका कहा जा रहा है जो दिल्ली में जो भी जीत कर आए उनका कोई सियासी अतीत नहीं है, क्या ऐसे विकल्प की तलाश है? या जैसा कि कह रहे हैं कि सब्जबाग वीपी सिंह ने भी दिखाया, हालांकि इस पर मैं चाहूंगा संतोष भारतीय का भी जवाब लेना। क्या जी दोनों बातें सही है जी, आम आदमी पार्टी जैसे विकल्प की लोगों को तलाश अगर ना होती तो ऐसा परफॉर्मेंस उनका ना होता कि कांग्रेस 8 पे सिमट गई और बीजेपी 32 पर सिमट गई। और ये बात आम आदमी पार्टी भर की नहीं है। पुरुषोत्तम जी, कुछ पे सिमटना तो नहीं कहेंगे, लार्जेस्ट पार्टी है। अच्छा, लार्जेस्ट सही, मुझे बोलने पहले से बड़ा है हमारा। या तो आप बोल रहे हैं या मैं? दो लोग एक साथ नहीं बोल सकते, मुझे इसकी ट्रेनिंग नहीं। जी बिल्कुल, आप बोलिए। मैं जब करेक्ट कर रहा था बस। नहीं, मैं जब बोलता हूँ तो बोलता हूँ, जब सुनता हूँ तो सुनता हूँ। जी बोलिए। दोनों काम एक साथ करना मेरे बोलिए, मैं करेक्ट कर रहा था। हाँ, करते रहिए आप मुझे करेक्ट, आपका धन्यवाद। निवेदन ये है कि कोई तो वजह है कि ना तो भाजपा सरकार बनाने को तैयार है दिल्ली में, ना ऐसा कुछ करने को तैयार है। ये जो नैतिक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि इसके पहले भाजपा ने तोड़फोड़ नहीं किया या कांग्रेस ने तोड़फोड़ नहीं किया। कल्याण सिंह ने किया था, कल्याण सिंह ने किया था और तमाम लोगों ने किया है। कहीं ना कहीं ये एक नैतिक प्रभाव आपकी जीत का पड़ा है कि भाजपा को अपने 32, चलिए सिमट नहीं गई, 32 की भारी संख्या लेके भाजपा आई है, लेकिन उस भारी संख्या में 4 की कमी है और उस 4 के लिए भाजपा कोई प्रयत्न नहीं करना चाहती। ये आपके नैतिक प्रभाव का सूचक है। दूसरी बात, आप जैसे प्रयोगों के साथ समस्या ये है कि ये जब प्रयोग की दशा में होते हैं, विपक्ष में होते हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन सत्ता में आने पर जो सत्ता की वास्तविकताएं हैं, सत्ता का जो डायनेमिक्स है, इसके उदाहरण हम असम गण परिषद में देख चुके हैं। सन 1977 की इमरजेंसी के चुनाव के बाद की जनता पार्टी की हालत में देख चुके हैं। स्वयं जयप्रकाश जी ने राजघाट पर तमाम सांसदों को शपथ दिलाई थी कि अच्छा व्यवहार करेंगे, मिलकर रहेंगे, अपने राजनीतिक अतीत के अंतरों को भुला के चलेंगे, और वो सरकार जहां तक मुझे याद पड़ता है 2.5 साल भी ठीक से नहीं चल पाई। तो ये समस्या है और मैं, देखिए, आपके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं मानता कि आपके आने से एकाएक बड़ा भारी कोई परिवर्तन आ गया या आ जाएगा। एक शुरुआत है, इतिहास से सबक लेकर अगर आप ठीक से चले तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तीसरी बात और अंतिम इस प्रसंग में, आपके लोगों को सारे के सारे पॉलिटिकल सिस्टम और सारे के सारे पॉलिटिकल क्लास को रबिश करने की आदत वाकई छोड़ देनी चाहिए। ये बहुत अहम बात कर रहे हैं। ये चाहे कांग्रेस, सबको चोरों, मैं पूरा कर दूं अजीत जी, कांग्रेस हो, भाजपा हो, कम्युनिस्ट पार्टियां हो, सब में सचमुच ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता बनाए रखते हुए एक ईमानदारी और प्रामाणिकता के प्रतिमान भी बनाए रखे। सभी पार्टियों की नीतियां हैं, सभी पार्टियों की नीतियों का विरोध किया जाता है, किया जाना चाहिए लोकतंत्र में, लेकिन पूरे के पूरे पॉलिटिकल क्लास को, पूरे के पूरे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को रविश करना, ये असल में एक तरह से फासिज्म के लिए जमीन तैयार करना है। बहुत अहम बात पुरुषोत्तम जी ने कही है, लेकिन उसमें एक बात बहुत अच्छा, आपको अच्छा लगा होगा, पहले तो आपने खंडन किया, लेकिन एक और बात, लेकिन बाद में बहुत अच्छा बोला, एक नैतिक दबाव की बात आपके पास आऊंगा, एक नैतिक दबाव आपके पास भी आऊंगा, विनोद कुमार बिन्नी जी, एक नैतिक दबाव तो पड़ा कि पहले जोर तोड़ से सरकारें ऐसी बनी है कि कल्याण सिंह ने पूरी की पूरी पार्टी 35 लोगों को इधर किया, सरकार बन गई। जगदम्बिका पाल एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद क्या हुआ तमाशा हमने देखा। झारखंड में आयाराम गयाराम, भजन लाल पूरी पार्टी के साथ आयाराम गयाराम। इस देश में ये सब बहुत कुछ हुआ है, लेकिन इस बार जिस ढंग से बीजेपी सहमी हुई है कि हम कोशिश भी नहीं करेंगे, या कांग्रेस भी किसी जोर तोड़ में नहीं है, तो कहीं न कहीं ये नैतिक दबाव इसलिए पहले हमने देखा है, आप ही से पूछो, पहले हमने देखा है कि 156 सांसद हमें एक सरकार में हम बहुमत नहीं साबित करेंगे, स्वेरिंग इन हुआ, 13 दिन बाद वापस आ गए, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, वापस आ गए, लेकिन अभी आप सहमे हुए बैठे, रिस्क नहीं लेना चाहते, तो ये नैतिक दबाव तो बना है जो मैं इसको स्पष्ट कर दूं पुरुषोत्तम जी की बात को, और आपने जिसको आगे बढ़ाया, देखिए दिल्ली का सरफेस बहुत छोटा है, आप सोचिए समीकरण बहुत साफ है, स्पष्ट सामने नजर आते हैं। 32 विधायक हमारे पास हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी का कोई किसी भी प्रकार का, नदी के 2 किनारे हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, इस देश की राजनीति में
कांग्रेस भाजपा की पटरी कहीं बैठ ही नहीं सकती। ये सोचना भी मैं कहता हूँ लोगों को गुमराह करना। भाई जब इस बात को अरविंद मैं आपको पूरी बात कर दूं, पूरी बात डाला गया तो सवाल ये है कि एक तो गुमराह करने का काम किया जा रहा है, बार बार वो एक बात करे बीजेपी कांग्रेस मिलकर सरकार बनाए। क्या ये संभव है? मैं सभी दर्शकों से पूछना चाहता हूं, अगर नहीं संभव है तो उसको क्रिटिसाइज करिए। दूसरी बात बिजली के दाम जो है सरकार को नहीं बना सकते। मैं आम आदमी पार्टी के साथ जा रहा हूं और कांग्रेस को मैं उनके साथ लेकर के आ रहा हूं। शकील अहमद ने खुद कहा है कि हम आम आदमी को सपोर्ट कर देंगे। अब प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 32 विधायक हैं। एक विधायक हमारे पास रामवीर शौकीन, जिन्होंने कहा मैं भाजपा को समर्थन दे सकता हूं, 33 तक हम जा सकते हैं। उसके बाद कोई रास्ता नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं नैतिकता का विषय तो है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 33 की संख्या तक हम जा सकते हैं, उसके आगे का कोई रास्ता नहीं है। लोकतंत्र में जनता ने बड़े मन से वोट किया है। सबको बोलना पड़ेगा। 96 में कल्याण सिंह ने 35 लोगों को अब आप करेंगे तो बहुत कुछ है। एक मिनट बहुत कुछ है किसने क्या किया, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में भाजपा के पास 32 और जमा 1 इंडिपेंडेंट के ऊपर ये नैतिक दबाव हमारे पास। मैं यही कह रहा हूं कि मैं भाजपा की इस नैतिक पोजीशन से बहुत प्रभावित हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। निवेदन केवल ये है कि जिस माहौल में दिल्ली का चुनाव हुआ है उसमें ना हुआ होता तो भाजपा अब तक आपको तोड़ने फोड़ने की कार्रवाई शुरू कर चुकी है। ये बहुत बड़ा सच्चाई है, इसको हमें फेस करना चाहिए। अभी कम से कम ये कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहता कि जनता की नजर में तुरंत एक्सपोज हो जाए। एक ये माहौल जरूर आपका बना, इसका श्रेय जाता है। संतोष जी आपके पास आऊंगा, लेकिन विनोद कुमार बिन्नी सबसे पहले एक बात इन्होंने कही। बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने हमारे बहुत सारे उम्मीदवारों से प्रयास किया है मिलने का, ये जो सिंपैथी गेन करने की कोशिश की जाती है, मैं कहता हूँ ऑन रिकॉर्ड लाइए, ऑन रिकॉर्ड लाइए। और मैं आपकी पार्टी के सभी विधायकों से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ अपनी पार्टी में रहे। हम किसी भी पार्टी को तोड़ने में विश्वास नहीं रखते, ये हमारा स्पष्ट मत है। लोगों को गुमराह मत करिए, सिंपैथी गेन मत करिए। सिंपैथी से पॉलिटिक्स नहीं होती है, तोड़ने में विश्वास रखें बिल्कुल नहीं। तक ले जाया गया पहले विधायकों को। दिल्ली का सरफेस छोटा है, पहले विधायकों को गोवा में रखा गया 5 स्टार वही बता रहा हूँ। दिल्ली का सरफेस छोटा है। अर्जुन मुंडा कैसे सरकार बना राजस्थान में सब पता है। चलिए इस पर बात करेंगे तो हम दूसरी दिशा में जाएंगे। चलिए इस पर बात करेंगे, हम दूसरी दिशा में जाएंगे, क्योंकि फिर जोड़ तोड़ की राजनीति पर हमारी बात हो जाएगी। संतोष जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम जहां जिस मुद्दे पर बात कर रहे थे वहीं आते हैं कि इस जोड़ तोड़ की राजनीति, तमाम तरह की तिकड़म की राजनीति, तमाम और आरोपों की राजनीति, सही कहा पुरुषोत्तम जी ने, उसी राजनीति में उसी 543 सांसदों की संसद में बहुत सारे साफ सुथरे सांसद भी होंगे, देश में सैकड़ों अच्छे विधायक भी होंगे, लेकिन इन सब के बीच केजरीवाल जैसे शख्स का आना, आम आदमी के बूते, आम आदमी के नाम पर, क्या ऐसा विकल्प अभी भी गुंजाइश है? समय समय पर ऐसे विकल्प आजमाए गए, लेकिन लंबे समय तक चले नहीं, चाहे 89 में, चाहे जिसका जिक्र किया जनता पार्टी के समय में। क्या ऐसे विकल्प की गुंजाइश है और अगले 5 महीने में क्या हो सकता है चमत्कार? 4-5 महीने बचे हैं। देखें, गुंजाइश तो है, चलेगा या नहीं चलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अरविंद केजरीवाल की जिस एक चीज ने प्रभावित किया वो चीज है कि हम किसी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे, जबकि दोनों तरफ से अंदर खाने उनके पास ऑफर है। जैसा आपने कांग्रेस के बारे में अभी बताया कि शकील अहमद ने क्या कहा, आप याद कीजिए नरसिम्हा राव ने अपनी सरकार बचाने की आवाज आ रही है, मुझे लगता है कि ऑडियो की प्रॉब्लम। प्रमोद महाजन ने अटल मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ चलिए संतोष जी बोलिए, शायद आपके पीछे कोई भाषण दे रहे हैं, उनकी भी आवाज आ रही है। संतोष जी मेरा सिर्फ इतना कहना, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मुझे लगता है अरविंद जी को अपनी पॉलिसीज को थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए, क्योंकि देश बहुत बड़ा है और इस देश को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के चंगुल से निकालने के लिए उनके पास क्या आर्थिक नीतियां हैं, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, ये उनको साफ करना पड़ेगा। क्या वो FDI का सपोर्ट करते हैं? क्या वो विदेशी कंपनियों को यहाँ लाना चाहते हैं? अगर इन सारी चीजों को वो उन्होंने कहा कि अपना दिमाग सीधे साधे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, तो शायद वो सार्थक विकल्प। विनोद कुमार बिन्नी विधायक हैं, नए नवेले विधायक हैं, चुनकर आए पहली बार। अशोक वालिया को हराया आम आदमी पार्टी की तरफ से। विनोद कुमार बिन्नी, बहुत सारे सवाल हैं
ठीक है, हौसला आपका है, 1 साल आपके पास वक्त था, आपने कर दिखाया, चुनाव में 5 महीने बाकी हैं, लेकिन 5 महीने में ऐसा क्या हो जाएगा, अगर कहीं गुंजाइश भी है तो 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद नोटिफिकेशन होगा, और दिल्ली का चुनाव और देश में लोकसभा का चुनाव, अलग अलग राज्य के सब जगह के समीकरण, जातीय समीकरण, जो जमीनी हकीकत सब अलग होती है, और उसमें तमाम चुनौतियां होती हैं जिसका जिक्र, और उसके बाद आपको अपना एजेंडा भी क्लियर करना पड़ेगा, जिसका जिक्र संतोष जी ने कहा। नहीं, हमारा एजेंडा तो बिल्कुल क्लियर है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई है, महंगाई के खिलाफ हमारी लड़ाई है, बिल्कुल स्पष्ट एजेंडा है हमारा, ऐसा नहीं है। और हम बिल्कुल चाहते हैं कि इस देश में स्वच्छ और साफ राजनीति हो, अच्छे लोग इस राजनीति में आए। अब तक तो सारे माफिया और सारे जितने भी गुंडे माफिया लोग थे, उसमें बहुत सारे लोग राजनीति में घुसते थे, अच्छे लोग हमेशा राजनीति से बचते थे। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं सारे लोग राजनीति में अच्छे नहीं है, बहुत सारे लोग राजनीति में अच्छे हैं, और हम हमेशा अरविंद जी ने कहा है कि अच्छे लोगों को अच्छी राजनीति करनी। जब आप ये बोलते हैं ना बिन्नी जी कि अब तक सारे माफिया और गुंडा आए, यही आप गलत करते हैं, क्योंकि इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। पुरुषोत्तम छोड़ के आपके पास भी आऊंगा अखिलेश जी। भ्रष्टाचार का मुद्दा है, बिल्कुल सही आपने कहा, और उस पर आपका जन लोकपाल जिसकी अपनी समस्याएं हैं, जिस पे मैं चर्चा अभी नहीं करना चाहता। सवाल ये नहीं है, भ्रष्टाचार, महंगाई, ये समस्याएं हैं, इनको हल करेंगे, ये आपका एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ समस्याओं को एड्रेस करने का स्पेसिफिक एजेंडा है। सारे देश की अर्थव्यवस्था को चलाने की, सारे देश की समाज व्यवस्था को चलाने की, किस दिशा में ले जाने की वो नीति क्या है। जैसे एक स्पेसिफिक सवाल अभी संतोष जी ने पूछा, एफडीआई पर आपकी नीति क्या है, या और दूसरे मुद्दों पर आपकी नीति क्या है। मिसाल के तौर पर प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर आपकी नीति क्या है। विभिन्न राज्यों के बीच नदियों के जलों के बंटवारे को लेकर झगड़े होते रहते हैं, इन पर आपका क्या कहना है। कहने का मतलब ये, हम सबकी आपके साथ सहानुभूति है, कई तरह के एजेंडे हैं, कई तरह की हम सबकी आपके साथ सहानुभूति है। यहाँ तक कि आपके जो विरोधी रहे हैं वो भी आप लोगों की इस समय सराहना कर रहे हैं। मेरा सिर्फ ये निवेदन है कि इस समय आपकी सबसे बड़ी जरूरत यह है कि आप लोगों के सामने रखें कि भ्रष्टाचार और महंगाई जो पॉलिटिकल इशूज हैं, लेकिन जो इलेक्शन इशू थे उसके आगे क्या है। निवेदन यह है कि और भी गमे जमाने में भ्रष्टाचार के सिवा गवर्नेंस केवल भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं है, इसलिए इन चीजों पर विचार करना कि भ्रष्टाचार तो एबरेशन है, गवर्नेंस दूसरा है। गवर्नेंस के लिए आपकी नीतियां चाहिए, जहां एबरेशन है वो भ्रष्टाचार है। अखिलेश जी, वक्त कम है, आपका कमेंट चाहूंगा। जो कुछ कहा, जो पुरुषोत्तम जी ने भी कहा, और नीति की पैदाइश है, मैंने सुना, मैं बता रहा हूँ जी। अंजुम जी, कुछ ज्यादा दूर तक की बातें हम लोग कर रहे हैं। 7-8 लोकसभा सीटों तक में अपनी काफी बड़ी सफलता पा लेने वाले से अगर 570 लोकसभा सीटों के परिप्रेक्ष्य में हम उम्मीद करें तो थोड़ा जल्दबाजी हो। नहीं, बिल्कुल हम कर भी नहीं रहे। 570 के परिप्रेक्ष्य में तो बीजेपी भी नहीं करती, कांग्रेस भी नहीं करती, कोई बड़ी पार्टी भी नहीं करती। दिल्ली में कांग्रेस के विरुद्ध 2 दलों को जनादेश मिला है। अब उसके बाद की भूमिका में ये दोनों दल राजनीति में, इस देश के लोकतंत्र में, संविधान के तहत क्या भूमिका निभा रहे हैं, आज महत्वपूर्ण वो है। क्या दोबारा चुनाव में जाना है, क्या उसके बाद भी अगर हंग आती तो क्या होना है, क्योंकि जनादेश इन्हीं दोनों को मिला है। और आप ये कहें कि स्पष्ट नहीं मिला है, जब तक स्पष्ट नहीं मिलेगा तो उस पे क्या क्या कैसे कैसे करते रहना है, वो धीरे धीरे इन लोगों का रुख स्पष्ट होता जा रहा है। चलिए, तो ये भी एक बहुत बड़े सवाल है जिसका जवाब चाहिए। वक्त की कमी इस चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा। साथ में ये भी है कि चुनाव में सिर्फ 5 महीने बाकी हैं, 3 महीने बाद नोटिफिकेशन होगा। इतने कम वक्त में अरविंद केजरीवाल क्या कर पाएंगे। दिल्ली में 3 साल में जो कुछ उन्होंने किया, 5 महीने में कोई क्या कर सकता है। लेकिन फिर भी उम्मीद से दुनिया है, और अगर उम्मीद है केजरीवाल को, तो क्या देश की जनता केजरीवाल को कुछ सीटों पर ही सही केजरीवाल समर्थित उम्मीदवार को अपना समर्थन देगी, या केजरीवाल देश की राजनीति में, लोकसभा चुनाव की राजनीति में 10-20 सांसदों के साथ भी किसी तरह का दखल दे पाएंगे। ये बहुत बड़ा सवाल। इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। आप सभी तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।